नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सबका बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान की वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ अन्य ताप सुनम्य रेशों के अंतर्गत ऑर्लॉन फाइबर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्लॉन। ऑर्लॉन एक एक्रेलिक रेशा होता है। यह भी एक संश्लेषित रेशा है या सिंथेटिक पॉलीमर है जो काफ़ी जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं के बाद निर्माण होता है। इसका आविष्कार 1948 के अंदर हुआ था। इसमें 8.5 एक्रोनाइट्रिल होता है। इसकी आणविक संरचना में पॉलीमर की लंबी श्रृंखला होती है। आइए अब हम इसकी निर्माण प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एथिलीन को हाइपोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है? एथिलीन प्लस हाइपोक्लोरिक एसिड, जिससे हमें क्लोरोहाइड्रोजन और मिलता है। इस क्लोरोहाइड्रोजन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं या प्रतिक्रिया कराते हैं, जिसमें हमें एथिलीन ऑक्साइड का निर्माण होता है और सिनो अल्कोहल्स उत्पन्न होते हैं। फिर अब इन्हें सुखाकर एक्रिलोनाइट्रिल बनाया जाता है। अगेन रिपीट द प्रोसेस। 3 स्टेप्स जो हमने अभी देखे हैं। पहली स्टेप में हम एथिलीन को हाइपोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्लोरोहाइड्रोजन प्राप्त होता है। इस क्लोरोहाइड्रोजन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं या प्रतिक्रिया कराते हैं तो हमें 2 प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, दैट इज एथिलीन ऑक्साइड और सिने अल्कोहल्स। एथिलीन ऑक्साइड को हम सुखाकर एक्रिलोनाइट्रिल का निर्माण करते हैं। एक्रिलोनाइट्रिल के पॉलीमर बनने तक इन्हें सूखे पानी के साथ रिएक्ट किया जाता है और जब यह पानी के साथ रिएक्ट करता है एक्रिलोनाइट्रिल, तो इससे हमें पॉलीमर प्राप्त होता है। ये पॉलीमर इन पॉलीमर्स को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और टुकड़े करने के बाद इसका गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है, अर्थात इसका विस्कस सॉल्यूशन बनाया जाता है। इस गाढ़े घोल को हम स्पिनरेट्स के माध्यम से गुजारते हैं। जब ये छिद्रों में से गुजरता है तो इसी कंडीशन के अंदर इसमें रेशे को खिंचाव दिया जाता है गर्म अवस्था के अंदर ही, तो हमें पतला, मजबूत और बारीक ऑर्लॉन का रेशा प्राप्त होता है, जिसे हम स्पूल पर लपेट लेते हैं। इस प्रकार हम वांछित व्यास का रेशा प्राप्त कर लेते हैं। आइए हम इस प्रोसेस को पुनः रिपीट करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंतर्गत सबसे पहले हम एथिलीन को हाइपोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो हमें क्लोरोहाइड्रोजन प्राप्त होता है। इस क्लोरोहाइड्रोजन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है, जिससे एथिलीन ऑक्साइड का निर्माण होता है और सिने अल्कोहल्स उत्पन्न होते हैं। अब इन्हें सुखाकर एक्रिलोनाइट्रिल प्राप्त किया जाता है। एक्रिलोनाइट्रिल के पॉलीमर्स बनने तक इन्हें पानी के उपकरण में परमाणु प्रक्रिया कराई जाती है, जिससे इसमें पॉलीमर बन जाते हैं। अब इन्हें भारी प्लेटों के नीचे दबाकर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट लिया जाता है। इन कटे हुए टुकड़ों पर हाइड्रोसायनिक एसिड
अथवा अन्य उपयुक्त में घोलकर गाढ़ा विस्कस घोल तैयार किया जाता है। इस गाढ़े विस्कस घोल को छिद्रों से गुजारा जाता है, जिससे ऑर्लॉन का रेशा प्राप्त होता है। रेशे को गर्म अवस्था में ही खींचकर इनके मजबूत रेशे बना लिए जाते हैं। इन रेशों को गर्म भाप या गैस से सुखाकर रील पर धागों में लपेटते हैं और इस प्रकार हमें वांछित व्यास का धागा प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम ऑर्लॉन के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आइए अब हम इसकी भौतिक विशेषताओं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसके संगठन के अंतर्गत ये एक पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर और लंबी चेन वाला पॉलीमर है, जिसमें 85% एक्रोनाइट्रिल नाम का प्रोडक्ट होता है, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अणु और नाइट्रोजन के अणु से बनता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र देखने पर इसमें चिकने, चमकदार और बोन के समान, हड्डी के समान इसमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। मजबूती बहुत ही एक्रिलिक रेशो से निर्मल, यह सभी एक्रिलिक रेशो से निर्बल व कमजोर होता है, परंतु ऊन से अधिक शक्तिशाली होता है। गर्माहट प्रदान करने का इसमें अद्भुत गुण होता है। चमक समान, चमकदार, कोमल और लचीला होता है और रेशम के समान चमक इसमें चमकदार, कोमल और लचीला होता है। चमक को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न रसायनों में से गुजारा जाता है। ताप संवाहकता, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इस कारण शरीर को गर्मी प्रदान करता है। देखने में ये ऊन से मोटा किंतु वजन में हल्का होता है। इसका वजन ऊन से 20% कम होता है। ऑर्लॉन ऊन का उत्तम विकल्प के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। इसमें ऊन से भी बढ़कर श्रेष्ठ गुण विद्यमान होते हैं। इसका तनाव सामर्थ्य से परिपूर्ण व प्रत्यास्था युक्त होते हैं। इसकी सफाई और धुलाई करना भी आसान होता है, इसलिए इससे हम हमारे लेगिंग्स, सूट्स या जर्सीज, कार्डिगन, स्वेटर्स, पुलोवर्स आदि का निर्माण करते हैं। रगड़ और घर्षण का प्रभाव इस पर हानिकारक होता है। रगड़ने पर इसकी सतह पर यूजुअली पिल्स उठ जाती है या गुठली बन जाती है, जो निकालना उसमें संभव नहीं है। इसलिए पलटकर उल्टी तरफ से इसे धोना चाहिए। धुलाई और सफाई हम देखते हैं, यों तो चिकने और कोमल होते हैं सतह, इस कारण से गंदगी इस पर नहीं टिकती है और नीचे फिसल कर गिर जाती है। अतः वस्त्र शीघ्र गंदे नहीं होते। इनमें नमी अवशोषकता का गुण पाया जाता है, इस कारण इसमें लगे दाग धब्बे भी शीघ्रता से छूट जाते हैं। नमी अवशोषकता, ऑर्लॉन के वस्त्रों में नमी अवशोषकता का अभाव होता है, परंतु जल की कुछ बूंदें इसको फुज्जीदार और रोए के बीच में रिक्त स्थानों में प्रवेश कर जाती है, इसलिए वस्त्र धुलाई के पश्चात देरी से सूखता है। प्रत्यास्था का इसमें अभाव होता है। प्रतिस्कंदता और तन्यता इसमें अधिक पाई जाती है, इस कारण खींचने के पश्चात पुनः वस्त्र अपनी पूर्व आकृति ग्रहण कर लेते हैं। कीड़े और सूक्ष्म फफूंद का प्रभाव इसमें कोई हानिकारक और प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। शिकन प्रतिरोधकता, ऑर्लॉन के रेशों में शिकन प्रतिरोधकता का अद्भुत गुण और निराला गुण पाया जाता है, इस कारण इसमें शिकन नहीं पड़ते हैं। आइए अब इसमें धूप का प्रभाव हम देखते हैं। तो ये सनलाइट में से अप्रभावित होता है, इस कारण से पर्दे, यूनिफॉर्म्स, ड्रेपरीज आदि इसके निर्माण किए जाते हैं। अब हम इसकी रासायनिक प्रॉपर्टीज देखते हैं संक्षेप में। तो अम्ल का प्रभाव इस पर हानिकारक नहीं पड़ता है। क्षार का प्रभाव, हल्के और ठंडे क्षार के घोल में रेशे को नुकसान नहीं पहुंचता, परंतु तीव्र क्षार के रेशे इसे नुकसान पहुंचाते हैं। रंगों का प्रभाव, रंगों के प्रति इनकी ग्रेट एफिनिटी होती है या तीव्र एफिनिटी होती है। इन्हें किसी भी रंगों में
कच्ची अवस्था में ही जब घोल विस्कस सॉल्यूशन फॉर्म में होता है और स्पिनरेट से गुजारते हैं, उसी घोल के अंदर आवश्यक रंग को मिला दिया जाता है और पूर्व में डालने से हमें रेशे का ओरिजिनल कलर प्राप्त होता है। पसीने का इस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है और जहाँ तक विरंजक का सवाल है, इसमें तीव्र विरंजक इस वस्त्र को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने ऑर्लॉन फाइबर के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।